दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमित शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ठीक अन्य कोई अगर उपस्थित हो तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। अब हम लोग बात करेंगे टिटाइस 7 के जो चैप्टर है 21 है, क्या 21 है, लंग्स है, 27 है, 27 है लंग्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर बड़ा है और चैप्टर महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसी को खुला हुआ है शायद। तो ठीक है अभी आवाज खुला है क्या? नहीं सर, आज हो सकता है मेरे यहाँ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, एसी नहीं चला पा रही, फैन चल रहा है, इसलिए हो सकता है सर। नहीं सर, ठीक है, अब तो खत्म हो गई। ठीक है। संजय जी चलिए आगे शुरू करिए। सर्वप्रथम क्लास में अरविंद सर को नमन करते हुए उपस्थित सभी साथियों का अभिवादन करती हूँ और आज अपने क्लास की शुरुआत करती हूँ। तो साथियों, आज हमारे क्लास में कक्षा में जो चर्चा का विषय है वह है लंग्स। हमारे बॉडी का जो सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है लंग्स। उसके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। लंग्स मेरिडियन वैसे है तो लंग्स मेरिडियन की बात, लेकिन थोड़ी सी एक दो लाइन हम लंग्स ऑर्गन के बारे में भी एक बार पता तो सबको है, लेकिन एक बार फिर से उसको हम दोहरा लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में लंग्स डायफ्राम के ऊपर चेस्ट कैविटी में लोकेटेड रहता है। इसका बेस डायफ्राम पर तथा ऊपर का भाग गर्दन की तरफ पाया जाता है। इसके अलावा दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है। यह कमोबेश हम सभी जानते हैं। लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच सुरक्षित रहता है। प्लूरल में एक फ्लूइड भरा रहता है जो कि लंग्स को रगड़ लगने से, चोट लगने से या झटका लगने से बचाता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से अधिक चौड़ा होता है। दाएं लंग्स का वेट लगभग 520 ग्राम होता है और बाएं का वेट लगभग 520 ग्राम होता है और दाएं लंग्स का वेट 430 ग्राम होता है। इसका कलर एज बढ़ने के साथ साथ चेंज होते रहता है। बचपन में बाल्यावस्था में लाल होता है, युवावस्था में मटमैला तथा वृद्धावस्था में ब्लैकिश कलर का होता है यह। और इसके अलावा इसका मेन जो काम है, हार्ट में आए इम्पल्स ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्योर करना होता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड आता है उसमें से लंग अशुद्ध वायु तथा CO2 को निकालकर ऑक्सीजन भर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन भर देता है, जिससे ब्लड प्योर होकर एक बार फिर हार्ट में पहुंचकर और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इस तरह से यह पूरा का पूरा यह साइकिल चलते रहता है। इसके बाद आइए हम अपने बुक से टिटाइस 7 चैप्टर नंबर 27 में लंग्स मेरिडियन और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में, उसके प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है फेफड़ा शरीर में, लंग्स शरीर में की का कंट्रोलर होता है, गवर्नर होता है। अगर शरीर में की कमी हो तो सबसे पहले उपचारक को, थेरेपिस्ट को ध्यान, अगर की कमी होती है बॉडी में तो सबसे पहले थेरेपिस्ट को फेफड़े के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। अगर की डिफिशियंसी मीन्स इन मोस्ट केस द लंग डिफिशियंसी।
अधिकतर केस में अगर की डिफिशियंसी है बॉडी में, तो उसमें अधिकतर केस में लंग्स डिफिशियंसी ही पाया जाता है। श्वसन प्रक्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया के प्रभारी फेफड़े होते हैं। तब हम सभी जानते हैं सांस लेने का जो मेन होता है वह लंग्स के द्वारा ही होता है। शरीर में रक्त संचरण में फेफड़े मदद करते हैं। ब्लड का कार्य ऊर्जा को शरीर के नीचे की ओर प्रवाहित करना होता है। ये हम जानते हैं गैदरिंग की को लंग्स ऊपर से नीचे की तरफ भेजता है तथा उससे चारों ओर शरीर में भेजता है, नीचे की तरफ भेजता है और चारों तरफ भी भेजता है। फेफड़े डिफेंसिव की रोग प्रतिरोध ऊर्जा का नियमन करते हैं। फेफड़ा स्किन का पोषण भी करता है। यह सिर्फ ऊपर से नीचे की कोई नहीं भेजता है, बल्कि डिफेंसिव की का भी रोल करता है और स्किन को न्यूट्रिशन भी देता है फेफड़ा। इसके बाद हम देखते हैं इसके अलावा भी फेफड़े के कुछ और कार्य हैं जिसको हम एक एक करके जानते हैं। की एवं श्वसन का नियमन करता है। आवाज को शक्ति प्रदान करता है। नीचे ले जाने एवं चारों तरफ फैलाने डिस्पर्सिंग की क्रिया का नियंत्रण भी करता है। नीचे की तरफ की को ले जाना और चारों तरफ बॉडी में फैलाना, इसका भी काम लंग्स करता है। बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा करता है। डिफेंसिव की का भी काम फेफड़ा करता है। जल द्वारों के नियमित करता है। हमारे बॉडी के जो जल द्वार हैं जिससे मतलब एक्सक्रीशन का वर्क होता है, काम होता है, उसका भी नियंत्रण फेफड़े लंग्स के कंट्रोल में ही होता है। बाल और चर्म का पोषण भी यह करता है। सूंघने की शक्ति देता है। मेरिडियंस एवं रक्त वाहिनियों का नियंत्रण भी करता है। यह हमारी बॉडी में सिर्फ श्वसन के कार्य में नहीं बल्कि मेरिडियंस का एवं ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल करता है। शरीर की आत्मा कॉर्पोरियल सोल को आवास प्रदान करता है। शरीर की आत्मा को भी यह आवास प्रदान करता है, मतलब शरीर की आत्मा फेफड़े में निवास करती है। इसके बाद है की एवं श्वसन का नियमन करना, की और श्वसन का कंट्रोल करना। ईश्वरीय शक्ति को ऑक्सीजन के रूप में, सभी जानते हैं हमें ईश्वरीय शक्ति के रूप में, सुपरफिशियल पावर के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में मिलता है। वो शरीर में फेफड़े में आता है ऑक्सीजन। विष द्रव्य टॉक्सिन्स कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालते हैं। ये श्वसन के कारण ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकाल पाते हैं। भोजन से फूड की का निर्माण स्प्लीन करती है और फूड की में ऑक्सीजन की शुद्धता मिलाकर फेफड़े गैदरिंग की का निर्माण करते हैं। हम सभी जानते हैं स्टमक से जब भोजन जाता है उसका डाइजेशन होने के बाद स्प्लीन उसमें से फूड की बनाता है और वो फूड की में ऑक्सीजन मिलाकर फेफड़ा मिलाकर उसको गैदरिंग की का निर्माण करता है। इसके बाद इस गैदरिंग की को फेफड़े सारे शरीर में सभी टिश्यूज एवं सभी सेल्स तक पहुंचाकर उनका पोषण करते हैं। फिर ये गैदरिंग की ब्लड के साथ मिलकर पूरे शरीर के हर एक टिश्यू सेल्स में सभी जगह पहुंचते हैं और बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं। इसके बाद आवाज को शक्ति किस तरह से प्रदान करता है इसको भी देखते हैं। फेफड़े व्यक्ति के आवाज एवं वाणी को शक्ति प्रदान करता है। जब रोगी की आवाज कमजोर हो, ब्रेथलेसनेस हो, थकान हो, तो ऐसे में लंग्स की डिफिशियंसी होती है और ऐसे में लंग्स की को टोन करने से लाभ होता है। जनरली देखते हैं थकावट की हालत में या किसी की तबीयत खराब हो, ऐसे में बिल्कुल पतली सी आवाज या नाक से आवाज निकलती है जिसमें लगता है स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि लंग्स की डिफिशियंसी है और इसमें लंग्स की को हम टोन करते हैं। फिर है नीचे ले जाने वाले एवं चारों तरफ फैलाने वाले की क्रिया का नियंत्रण करना। जैसे बताया था कि नीचे से ऊपर की ओर की को भेजता है, वह किस तरह से होता है इसको देखते हैं। फेफड़े का कार्य डिफेंसिव की एवं शारीरिक द्रव्य ब्लड फ्लूइड को नीचे की ओर प्रवाहित करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, और इसे चारों ओर शरीर में स्किन एवं मांस में मसल्स के मध्य भाग में भेजकर यूनिफॉर्मली स्प्रे करना होता है, चारों तरफ इसको फैलाना होता है। इससे डिफेंसिव की शरीर में यूनिफॉर्मली फैलकर शरीर की रक्षा करते हैं, जिसके कारण जब ये चारों तरफ की को फैलाता है तो डिफेंसिव की चारों तरफ फैलकर बॉडी की रक्षा करते हैं और स्किन को यह मॉइस्चर प्रदान करता है। जब किसी व्यक्ति को ठंड लगकर सर्दी हो जाती हो, उसके कारण फेफड़े की लंग्स में कमजोरी होती है और लंग्स में की डिफिशियंस होने पर जब ठंड लगती है तो ऐसे केस में रोम छिद्र खुलकर फैल जाते हैं तथा रोगी को लगातार पसीना आने लगता है। लंग्स में की एक्सेस होने पर रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। जब कम होगा, लंग्स में ठंड लगेगी तो छिद्र खुलकर फैल जाएंगे, पसीना आएगा, और लंग्स में की एक्सेस होने पर रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और पसीना आना बंद हो जाता है। ऐसा अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड के केस में होता है।
फिर लंग्स की नीचे की ओर प्रवाहित होकर किडनी से मिलती है। अगर लंग्स की, वैसे तो किडनी से ही ये प्राइमरी की जो जाती है वो किडनी से ही जाती है, लेकिन उसके बाद जब लंग्स की नीचे की ओर आती है तो वह किडनी से मिलती है। अगर लंग्स की नीचे की ओर ना आए तो यह छाती में ही अवरुद्ध हो जाए, जिससे कि रोगी के छाती में हेवीनेस, भारीपन लगेगा और उसका सांस फूलने लगेगा तथा उसे खांसी आने लगेगी। ऐसे में लंग्स की को नीचे की ओर प्रवाहित करने हेतु उपचार करना चाहिए। लंग्स की को नीचे की तरफ भेजने के लिए ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए जिसमें कि लंग्स की नीचे की तरफ आए। लंग्स ऊर्जा को नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजती है। यदि किसी रुकावट बस लंग्स की छोटी आंत तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसे में रोगी को, खासकर यह जनरली बूढ़े लोगों के बारे में बताया गया है, मल त्याग की क्षमता उनमें घट जाती है और ऐसे में उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। लंग्स की अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाती है और उनमें बुजुर्गों में पेशाब भी रुक जाते हैं, जैसा कि कल हमने यूरिनरी ब्लैडर के चैप्टर में पढ़ा था। उपचारक को ऐसे में लंग्स के इन कार्यों का विशद थेरेपिस्ट को ये समझ में आना चाहिए कि ये सारी चीजें लंग्स की डिफिशियंसी की वजह से हो रही है। कब्ज की भी शिकायत हो और उनका यूरिनेशन भी सही ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसे में लंग्स की डिफिशियंसी का हम उपचार देंगे। फिर है बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा। मनुष्य के शरीर एवं बाहरी वातावरण के बीच फेफड़े सेतु एवं कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ये डिफेंसिव की तरह कार्य करते हैं। अतः बाहर वातावरण एवं मौसम का शरीर पर आक्रमण होने पर फेफड़े पर ही उपचार देना चाहिए। जैसे सर्दी लगना, लू लगना। सर्दी वैसे अचानक हमारे बॉडी के अंदर कहीं से तो इंटर करेगा ना, तो स्किन के थ्रू ही जाता है और फेफड़े में पहुंचता है। लू लगने के केस में फेफड़े पर ही उपचार देना चाहिए। बाहरी वातावरण के प्रभाव से सर्वप्रथम फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। ये दो प्रकार से प्रभावित होते हैं। अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड, दूसरा अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट। उसके बाद है कि अगर फेफड़े में डिफिशियंसी में की डिफिशियंसी होती है, ये तो हमने सुना था, और फेफड़े की एक्सेस में फेफड़े पर बाहरी वातावरण का प्रभाव होता है। फिर इसके पहले जो हमने पढ़ा था जलद्वारों का भी को नियंत्रित करती है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें स्प्लीन द्वारा पचाए गए पोषित द्रव्य लंग्स में आते हैं। लंग्स इन शोषित द्रव्य को और महीन एवं परिशोधित कर इन्हें और प्योर करके इन प्योर फ्लूइड को संपूर्ण शरीर में चर्म के नीचे अनयूनिफॉर्मली स्प्रे कर देता है। स्किन के नीचे इन्हें चारों तरफ फैला देता है और यह प्योर फ्लूइड चर्म को नमी प्रदान करता है। इसी से हमारा स्किन मॉइस्ट रहता है तथा स्किन छिद्रों का नियमन भी करता है और स्किन में जितने भी हमारे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उनको भी यह कंट्रोल करता है। अगर आवश्यकता होती है तो इनके आवश्यकता होने पर ये छिद्र खुलते हैं और बंद होते हैं। द्रव पसीने के रूप में रोम छिद्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता रहता है। इस सारी प्रक्रिया का नियंत्रण हमारा लंग्स ही करते रहता है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी आने पर स्किन के नीचे द्रव्य ये फ्लूइड इकट्ठा होने लगते हैं। इसी की वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन या सूजन आने लगती है। इसमें भी फेफड़े का ही मुख्य रोल होता है। वो सही ढंग से वर्क नहीं करता है तो हमारे स्किन में ये फ्लूइड एक्यूमुलेट या जमा होते रहेंगे, उसकी वजह से सूजन आ जाती है। और इसके बाद सूजन की जगह जब हम दबाते हैं तो इसीलिए यह गड्ढा हो जाता है। इस प्रकार सूजन आने पर भी अगर इन्फ्लामेशन भी है बॉडी में तो इसमें लंग्स की डिफिशियंसी का ही हमें इलाज देना चाहिए। उसके बाद फेफड़े एक्सेस द्रव्य को नीचे की ओर किडनी तथा यूबी में भेज देते हैं। किडनी उन द्रव्य को रक्त के माध्यम से चारों तरफ वाष्प कण के रूप में भेज देती है। किडनी जो बॉडी फ्लूइड भेजती है, लंग्स उसको ब्लड के माध्यम से चारों तरफ वाष्प के रूप में भेज देती है तथा किडनी द्वारा जो प्योर वेस्टेज होता है, परिशोधित मतलब अलग किया हुआ जो वेस्टेज होता है, उसको पेशाब के रूप में यूबी में निकाल देता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब लंग्स ठीक से काम करता है तो यूरिनेशन का काम सामान्य रूप से होता है। अगर फेफड़ा ठीक से काम करता है तो इससे हमें कभी भी यूरिनेशन के फंक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर चर्म और बालों को पोषण किस तरह से देता है, इसको देखते हैं। पहले स्प्लीन से फ्लूइड को प्राप्त करता है। मैडम आपने जो बोला कि अगर सूजन आई और गड्ढा हुआ और दब जाता है तो वो लंग का है, ऐसा वाटर में भी होता है ना, जब वाटर रिटेंशन होता है? सर ये इसी में फ्लूइड की ही बात कर रहे हैं। आप जिसको वाटर कह रहे हैं ना, यहाँ पर बॉडी फ्लूइड के रूप में इसको यहाँ मेंशन किया गया है। अच्छा, तब हम किडनी का भी करते हैं ना कई बार, जैसे गड्ढा हुआ और दबाया तो हम किडनी पानी भर गया तो उसको किडनी का भी हम करते हैं। यस सर, इसके साथ ये बता रहा है कि
सबसे पहले ध्यान हमारा लंग्स पर जाता है, उसके साथ साथ अन्य प्रोटोकॉल में किडनी को भी हम ऐड करते हैं। अच्छा, लेकिन लंग्स पर हमारा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि इसकी वजह से हो रहा है। किडनी भी कंट्रोलर है। किडनी कंट्रोलर जल की, चूंकि जल का वो मेरिडियन है, तो Yes, किडनी sir. तो करती है ही है। ये कह रहे हैं कि देखिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं बाय द वे कि अगर नीचे के भाग में हो तो हम लोग किडनी करना चाहिए, ऊपर के भाग में हो चेस्ट में तो हम लोग का लंग्स में करना चाहिए, लंग्स। ओके, Yes, sir. और अगर बीच में भाग में हो तो हम लोग स्प्लीन पे करते हैं। ओके, ठीक है सर। फिर है स्प्लीन से फ्लूइड। उसके बाद 7th नंबर पर है सूंघने की शक्ति। अगर लंग्स की मजबूत हो तो नाक खुली रहती है तथा सांस लेने में सहजता होती है। इससे ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑफ स्मेल सामान्य रूप से कार्य करता है। अगर लंग्स पर बाहरी आक्रमण हो जाता है तो नाक बंद हो जाता है, जैसे सर्दी के केस में, जुकाम के केस में होता है। छींकें आने लगती है, सूंघने की क्षमता घट जाती है। लंग्स पर गर्मी का आक्रमण होने पर नाक से रक्त का स्राव होने लगता है। अगर ठंड का आक्रमण हुआ, कोल्ड का, तो सर्दी हो जाती है। अगर अधिक गर्मी का ये हो, अटैक हो, तो ऐसे में नाक से ब्लड आने लगता है। इसके बाद है हमारे पास मेरिडियन और रक्तवाहिनियों का नियंत्रण। लंग्स गवर्न्स की, सारे शरीर की को फेफड़ा कंट्रोल करता है। ये तभी देख रहे थे। हार्ट कंट्रोल द ब्लड वेसल्स, हार्ट ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है। लंग्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ की इन द मेरिडियन एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स। या की और ब्लड फ्लो को भी, जो कि ब्लड वेसल्स में होता है, दोनों को कंट्रोल करता है। द लंग्स गवर्न की एंड की इज नीडेड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग सर्कुलेशन ऑफ बॉडी। ऑल टाइप ऑफ सर्कुलेशन, जितने भी सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होते हैं, लिम्फ के, बॉडी फ्लूइड के, ब्लड के, सबको यह कंट्रोल करता है। बॉडी फ्लूइड की इन वेरियस टाइप ऑफ वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। की वेरियस टाइप ह्यूमन बॉडी में जितने पाए जाते हैं, बॉडी फ्लूइड, ब्लड की के रूप में, सबको यह कंट्रोल करता है। लंग्स कंट्रोल द सर्कुलेशन ऑफ की एंड ब्लड टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एंड कीप देम वार्म। ब्लड ही सर्कुलेशन ऑफ की और लंग्स ही ब्लड और की के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और बॉडी को गर्म रखने में यह हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास इन चाइनीज एक्यूप्रेशर इट प्रूव दैट द लंग्स गवर्न 100 वेसल्स इन द बॉडी। इसका जो अर्थ है वो ये है कि जब कोई भी ब्लड आपका सर्कुलेट कर रहा है तो ब्लड के 2 पॉइंट हुए। अगर आप मानना चाहें तो ब्लड इज ए टाइप ऑफ इन, नॉट एग्जैक्टली इन, इट इज टाइप ऑफ इन। इन का एक प्रकार हो गया या इनका बच्चा हो गया, कुछ भी मान लीजिए। अब इस इन को प्रवाहित करने के लिए यांग चाहिए ना, कोई की चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं होगी तो ये बहेगा कैसे? ये तो वहीं रुका रहेगा रक्त। तो ये की चाहिए, तो की कौन है? की कंट्रोलर कौन है? सबसे पहले बनाता है की हमारा लंग्स। तो लंग्स की और द्रव दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी भी करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक रूप में, जैसे हार्ट तो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है बॉडी का, क्योंकि वो रक्तवाहिनियों का नियंत्रक है। लेकिन रक्तवाहिनी के अंदर जो की चल रही है उसका नियंत्रक फेफड़ा है। तो इसलिए फेफड़े को भी कह दिया गया है कि ब्लड का कंट्रोलर है। ठीक है सर। इसके बाद है शरीर की आत्मा को आवास प्रदान करता है। व्यक्ति को दर्द एवं खुजली आदि का भान कॉर्पोरियल सोल ही करवाती है। फेफड़े कॉर्पोरियल सोल के आवास होते हैं। सैडनेस, ग्रीफ, एंजाइटी, ब्रेवमेंट आदि के कारण कॉर्पोरियल सोल के मूवमेंट में बाधा आने लगती है। इससे व्यक्ति की सांस क्रिया प्रभावित होती है। कॉर्पोरियल सोल को शक्ति प्रदान करने से सैडनेस आदि उपरोक्त मनोभाव ठीक हो जाते हैं। कॉर्पोरियल सोल को शक्ति प्रदान करने के लिए LU7, LU9, UV37 पर ट्रीटमेंट देना चाहिए। सर इसको समझाएं। 2 सोल का कंसेप्ट है चाइनीज में। 2 सोल कंसेप्ट है। एक, वन इज सेड टू बी कॉर्पोरियल सोल एंड वन इज सेड टू बी आकाशीय सोल। आकाशीय आत्मा है, उसका कंट्रोलर लीवर है और इसका कंट्रोलर है लंग्स। तो जो शरीर की आत्मा है उसके लिए इसीलिए कहते हैं कॉर्पोरियल सोल का नियंत्रक माना जाता है लंग्स को। उधर जो आकाशीय वो भी दूसरी तरह का है। उसमें आप प्लानिंग अगर अच्छी नहीं करते हैं और आप
कहीं पर आपका लीवर फंक्शनल ठीक से नहीं होता है या आपका लीवर जो है कहीं परेशान होता है, तो वो कार्पोरियल सोल, वो कहते हैं वो सोल, वो आकाशीय ऊर्जा जो है हेवनली कह सकते हैं, वो चली जाती है आकाश में, विचरण करती है, वहां आपको तमाम तरह की परेशानियां होती है। ये आप लोग लीवर चैप्टर में पढ़ेंगे बढ़िया से, तो दोनों को पढ़िएगा, मतलब आत्मा तो आत्मा है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन। ठंडी तासीर एवं ठंडे भोजन, कच्चे फल, सलाद आदि से आंतरिक आर्द्रता बढ़ जाती है, जो कि स्प्लीन को प्रभावित करती है। जानते हैं कि स्प्लीन को ठंडा नहीं पसंद है। अंततोगत्वा फेफड़ा भी प्रभावित होता है, क्योंकि स्प्लीन और लंग्स सभी एक दूसरे से देखो मैडम, इसमें एक पॉइंट बता दो, LU7 LU9 और यूबी37 कल बात हो रही थी, हम लोगों ने बात किया था, याद करिए। कहाँ था और लोग बताएं। UB13 का मींस पैरेलल चैनल में है। यस एग्जैक्टली, हाँ UB13 का पैरेलल है बिल्कुल, तो इसीलिए UB37 की बात कर रहे हो, तो उसी से गवर्न है। ठीक सर, ये टोन होंगे ना तीन? हाँ यस सर। स्प्लीन क्रिएट्स पेलगम एंड लंग स्टोरेज। स्प्लीन में हम सभी जानते हैं कि स्प्लीन में सबसे ज्यादा अमाउंट में पेलगम बनता है, लंग्स उसको स्टोर करता है। अस्थमा में ठंडा भोजन, सलाद, दूध, फल, दूध, पनीर, मक्खन आदि का सेवन ना करें। इसके बाद है मनोभाव, इमोशंस। सैडनेस कॉजेज डिफिशिएंसी ऑफ लंग्स। डिफिशिएंसी ऑफ लंग्स की वजह से सैडनेस होता है। वरी कॉजेज स्टैग्नेशन ऑफ की इन चेस्ट एंड अफेक्ट द लंग्स। दोनों ही सैडनेस और वरी दोनों ही केस में लंग्स की ही अफेक्टेड होता है। फिर लाइफस्टाइल, मेज पर बैठकर या झुककर ज्यादा समय तक काम करने से लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जनरली जो दिन भर काम करते हैं टेबल पर बैठकर, उनमें लंग्स की डिफिशियंसी की प्रॉब्लम आ ही जाती है, सिम्टम देखने में आ जाती है। नेक्स्ट है ड्रीम। फेफड़े में ऊर्जा एक्सेस होने पर रोने के स्वप्न आते हैं। फेफड़े में ऊर्जा की डिफिशियंसी होने पर सपने में सफेद वस्तु दिखाई देती है अथवा रक्तपात दिखाई देता है। Symptom of disorder of lungs meridian. Lungs meridian is a yin channel with 11 point. इसमें डिसऑर्डर ऑफ लंग्स मेरिडियन होने पर ये सारे सिम्टम मैनिफेस्ट होते हैं। चिल्स, ठंड लगना, फीवर होना, हाइड्रोसिस, पसीना आना, एनी हाइड्रोसिस, पसीना की कमी हो जाना, या पेन एबव द क्लेविकल और इन द चेस्ट। हार्ट में पेन होना, क्लेविकल रीजन में होना, या चेस्ट में दर्द पेन होना। फिर पेन इज अपर बैक में पेन होना, शोल्डर, फोर आर्म, एल्बो, रिस्ट एंड हैंड, इस सभी जगह पर पेन होना। हेडेक, एनी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना, अस्थमा, कफ, डिस्पोनिया, सांस लेने में कष्ट होना। सोर थ्रोट, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, एनी ट्विचेज इन द फेस, एनी cerebral congestion, insomnia, nervous anxiety. LU9 is an empirical point for the arteries and pulses. LU9 is empirical point of arteries and pulse, and LU10 is empirical points for fluid problem causing edema or retention of urine. LU11 is an empirical point for the throat, cerebral congestion, insomnia, headache and anxiety. तो ये और LU7 is important point for cervical spondylitis. ये तीनों चारों पॉइंट सिद्ध किए हुए हैं, टेस्टेड हैं। डिजीज रिलेटेड टू, यस सर, 7, 9, 10, 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LU7, LU9, LU10, LU11। फिर डिजीज रिलेटेड टू लंग्स डिफिशियंसी टाइप। डिजीज में जब डिफिशियंसी टाइप डिजीज होगी तो उसमें आएगा डिफिशियंसी लंग्स की डिफिशियंसी। आगे डिफिशियंसी पढ़ा दो पूरा आगे। हाँ, तो इसको डिफिशियंसी तो नेक्स्ट पेज में हम आते हैं जिसमें कि लंग्स की डिजीज के बारे में बताया गया है। इसमें लंग्स की डिफिशियंसी, लंग्स इन डिफिशियंसी और ड्राइनेस ड्यू टू लंग्स, इन तीनों के बारे में बताया गया कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ये किस तरह से नजर आते हैं। तो लंग्स की डिफिशियंसी के केस में मेन सिम्टम है इसमें वीक वॉइस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एक्सट्रैक्शन। फिर है वाटरी स्पुटम, एक्सर्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, ऑन है मतलब एक्सर्ट करने पर जब तुम चलेंगे या कुछ काम करेंगे तो आपका शॉर्टनेस ब्रेथ होगी। तो ये
फिर वाटरी स्पूटम, मतलब फिर है इजीली कैचेस कोल्ड वाइल कंप्लेक्शन कफ, वाइट कंप्लेक्शन कफ, सॉरी सर इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है मेरे बुक में। हम इस कोई बात नहीं, बट हाँ थोड़ा सा, हाँ कॉम्प्लेक्शन हुए ना, कॉम्प्लेक्शन complexion, कॉम्प्लेक्शन है, सब में गड़बड़ है। तो देखिए 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वीक वाइज नंबर 1, नंबर 2 शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नंबर 3 कफ। 3 इसके लक्षण हैं, मुख्य लक्षण। तो ऐसा नोट कर लीजिए कि वीक वाइज पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दूसरा ऑन एक्सर्शन, एक्सर्शन करें तो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी होगी, और कफ, 3 चीज जरूर होंगी, और तो सेकेंडरी है, हो सकता है। ठीक है सर। ऐसे केस में लंग्स डिफिशियंसी की डिफिशियंसी के केस में टंग में होगा सामान्य अथवा पीली होगी टंग का कलर। फिर है पल्सेज, उसमें होंगे एम्प्टी पल्सेज होंगे। और उपचार सिद्धांत इसमें है फेफड़े श्वसन एवं की के शासक होते हैं, गवर्न करते हैं, जो अभी तक हमने देखा था। जब लंग्स की डिफिशियंसी होती है तो चलने पर सांस फूलने लगती है। लंग्स ऊर्जा को शरीर में नीचे की ओर भेजती है, और जब लंग्स की डिफिशियंसी होती है तो की नीचे की ओर प्रवाहित नहीं हो पाती है। अभी तक हमने देखा लंग्स की ऊपर से नीचे की ओर भेजती है, लेकिन डिफिशियंसी के केस में वो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं भेज पाती है। ऐसे में खांसी पैदा कर देती है। इसी लंग्स की डिफिशियंसी चेस्ट में रुक जाती है, चेस्ट में रुक जाती है, इसलिए खांसी पैदा कर देती है। और इसी लंग्स की डिफिशियंसी के कारण आवाज कमजोर पड़ जाती है तथा व्यक्ति बात भी नहीं करना चाहता है। लंग्स की डिफिशियंसी के कारण शरीर में डिफेंसिव की भी कमजोर पड़ जाता है तथा बाहरी हीट, कोल्ड एवं विंड आदि से शरीर जल्दी ही प्रभावित हो जाता है। जब डिफेंसिव की कमजोर होगा तो एक्सटर्नल अटैक तो होंगे ही, इसकी वजह से बॉडी प्रभावित हो जाता है। इसके बाद रोग के कारण है वंशानुगत जेनेटिक कमजोरी। यदि माता पिता के फेफड़े में टीबी हो चुका है तो पुत्र के लंग्स की बच्चे में भी लंग्स की डिफिशियंसी हो सकती है। ऐसे में रोगी की जीभ के टिप के बाद लंग्स क्षेत्र में दो आरे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर मेज पर लंबी अवधि तक झुककर बैठकर काम करने से श्वास में अवरोध होकर लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। और जब सर्दी, खांसी तथा फ्लू बहुत पुरानी हो जाती है तथा रोगी को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं तो सर्दी, फ्लू एवं खांसी तो ठीक हो जाती है, पर लंग्स की डिफिशियंसी हो जाती है। और ऐसे में हम ट्रीटमेंट देंगे, उसमें उसका प्रोटोकॉल है LU7, LU9, UB13, GB12, CV6 एंड MST36। ये सभी टोन होंगे। डिफिशियंसी का केस है तो ये सभी टोन होंगे। फिर दूसरा है लंग्स यीन डिफिशियंसी। अब इसके बारे में देखते हैं। फीलिंग ऑफ हीट इन आफ्टरनून, लो ग्रेड फीवर इन आफ्टरनून। आफ्टरनून में गर्मी भी लगेगी और लो ग्रेड फीवर भी रहेगा। सूखी खांसी, सूखा मुंह, सूखा गला, सूखा रक्त मिश्रित बलगम, फेलगम, फीवर 5 हार्ट हीट, इसको बोलते हैं 5 हार्ट हीट। तो हमेशा याद रखिए 5 हार्ट हीट के कंसेप्ट जो है इन डिफिशियंसी में है। क्यों? फीलिंग ऑफ हीट इन आफ्टरनून, ये हमेशा नोट कर लीजिए। कोई भी जब भी फीलिंग ऑफ हीट आफ्टरनून है तो क्या होगा, वो फुल हीट होगी कि एमपीटी हीट होगा फुल सर। हीट नहीं, एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट। तो एम्प्टी हीट में हमेशा यही आएगा सिम्टम कि आपको आफ्टरनून के बाद 2-3 बजे आपको फीलिंग ऑफ हीट होगी, क्योंकि स्किन डिफिशिएंट है तो यांग बड़ी होगी। छाती, हथेली एवं पांव के तलुओं में गर्मी लगना, गाल लाल होना और रात्रि में पसीना आना। बस ये नोट कर लीजिए, 5 हार्ट हीट नोट कर लीजिए, बहुत इसके बहुत इंपॉर्टेंट। बस तो सिम्टम किडनी इनमें भी आता है सर? हाँ ठीक है, तो मैं ये समझिए तो किडनी के कुछ और भी होंगे ना। जी जी, फिर और भी तो हो गया, केवल ऐसा थोड़ा लक्षण यही होगा। सबसे अधिक यूरिनेशन पे होगा। ठीक है, तो इसमें और यीन डिफिशियंसी के केस में टंग में दिखेगा लाल छिलका ऊपरी जीभ, जिसमें लंग्स के क्षेत्र में क्रैक्स होंगे और उसके पल्स होंगे एम्प्टी एंड रैपिड। इसमें फिर उपचार सिद्धांत। लाल क्यों होती है बोलिए, और बोले।
लाल क्यों होगी? बोलिए। अरे अभी बोल तो रहे सब हीट लोग। बढ़ जाती है हीट। हाँ हीट बढ़ एम्प्टी जाती हीट है। है, एम्प्टी हीट है तो लाल हीट होगा। बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ ठीक है सर। फिर है इसमें उपचार सिद्धांत। फेफड़े में जब यिंक की डिफिशियंसी होती है तो इम्प्टी हीट बढ़ जाती है तथा इसमें आफ्टरनून में रोगी को लो ग्रेड फीवर हो जाता है एवं गाल एवं जीभ लाल हो जाते हैं। लंग्स की डिफिशियंसी में ऐसा नहीं होता है। लंग्स की यिन डिफिशियंसी के कारण शरीर में बॉडी फ्लूइड की कमी होकर ड्राइनेस हो जाती है तथा जीभ, गला, मुंह आदि सूखने लगता है और ऐसे में रोग के कारक होंगे। जब बहुत दिनों तक लंग्स की डिफिशियंसी बनी रहती है तो लंग्स यिन डिफिशियंसी भी यह लंग्स की डिफिशियंसी का कारण बनती है। दूसरा है स्टमक यिन डिफिशियंसी या किडनी यिन डिफिशियंसी हो तो कुछ दिन के बाद इसके कारण लंग्स यिन डिफिशियंसी भी बन जाती है और इस केस में प्रोटोकॉल है LU9, LU10, UB13, UB37, CB4, CB12, CB17, DB12, K6 और इन K6 इन सबको टोन करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और है LU10, इसको हम सेडेट करेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ रहा है डिजीज ड्राइनेस ड्यू टू लंग्स। इसका मुख्य लक्षण है 5D होते हैं। इसके मुख्य लक्षण 5D होते हैं। ड्राई माउथ, ड्राई टंग जो लाल ना हो, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, ड्राई कफ, आवाज में खरखरी होती है और इसमें टंग होता है, ड्राई होता है टंग और इसके पल्सेस होते हैं, एम्प्टी होते हैं इसमें पल्स। इसके बाद उपचार सिद्धांत। स्टमक यिंक डिफिशियंसी होकर लंग्स में ड्राइनेस बढ़ जाती है। ऐसे में उपचार स्टमक यिंक डिफिशियंसी का देना चाहिए। जब मौसम गर्म एवं सूखा हो तो लंग ड्राइनेस हो जाती है। उसके बाद है रोग के कारण। जब लंग्स में ड्राइनेस बढ़ जाती है तो जीभ, मुंह, गला, चर्म आदि सूख जाते हैं। यह लंग्स यिन डिफिशियंसी की पूर्वावस्था होती है। लंग्स यिन डिफिशियंसी इससे पहले की अवस्था होती है। ये ड्राई मौसम के कारण भी होते हैं और इसमें जो प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे वह है LU9, SP6, K6, CB4 एंड CB12 और इन सबको हम टोन करेंगे। इसमें मैडम जैसे ये पता है लंग लंग की डिफिशियंसी ज्यादा टाइम रही तो इन डिफिशियंसी हो जाएगी और ड्राइनेस को हम बोलते हैं कि वो उसका प्रीवियस स्टेप होता है। तो सर क्या कहा आपने ड्राइनेस को? जैसे ड्राइनेस ड्यू टू लंग जो है वो लंग इन डिफिशियंसी का प्रीवियस प्रायर स्टेज होता है। यस सर, लंग्स यिन डिफिशियंसी से पहले की का स्टेज है सर। और लंग की डेफिशिएंसी हुई, प्रोलॉन्ग टाइम हुई तो भी इन डेफिशिएंसी होगा। तो ऐसा कोई रिलेशन है उसमें? सर आप बताएंगे सर? इसमें क्या क्या प्रश्न बताइए। मैं भी सर जैसे नहीं लंग की डेफिशिएंसी ज्यादा टाइम रही तो उसमें लिखा है कि लंग इन डेफिशिएंसी हो जाएगी और ड्राइनेस ड्यू टू लंग जो है वो बोला उसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रायर कंडीशन ऑफ बिफोर लंग इन डेफिशिएंसी। तो अगर 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 ये ड्राइनेस होगी तो देखिए ड्राइनेस में क्या चीज को होगी। ड्राइनेस क्या करेगा इसमें देखिए। ड्राइनेस में क्या करेगा, जो कोई चीज लिक्विड या कोई भी तरल होगा वो सूखने लगेगा और तरल क्या है, तो लंग्स डिफिशियंसी उसके बाद हो ही सकती है। अगर ये पहले होगी तो फिर लंग्स इन डिफिशियंसी हो जाएगी। जब लंग डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपको ये वाले सिम्टम आ जाएंगे। और किडनी इन डिफिशियंसी होगी, स्टमक इन होगी तो भी होगी, क्योंकि जुड़ी हुई हम सारी चीजें जोड़ रहे हैं ना। स्टमक इन डिफिशियंसी होगी तो भी ये हो सकती है, किडनी डिफिशियंसी होगी तो भी लंग्स की डिफिशियंसी हो सकती है। लंग्स की इन डिफिशियंसी के कारण अगर लंग्स ड्राइनेस बढ़ गई है तो ड्राइनेस से क्या होगा, सूखा होता है तो सारी आपकी इन सूख जाएंगे। जैसे हीट हो जाता है गर्मी में कि आप जाते हैं तो आपका ड्राइनेस हो जाती है और अब केवल आपके सारे चर्म सूख जाते हैं। तो यही वही वाली कंडीशन है। तो इन जो है तरल जो है इन है, इसलिए। ठीक है सर। सर फिर नेक्स्ट पेज में चलूं। चलिए इसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है एक्सेस टाइप ऑफ डिजीज ऑफ लंग्स। इसमें अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स।
जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड का अटैक होता है लंग्स पर, फिर इसके जो सिम्टम होते हैं वह है कॉमन कोल्ड, कफ विथ कॉमलेस एक्सपेक्टोरेशन, मतलब कफ विथ कोलोमलेस एक्सपेक्टोरेशन। इसका मतलब ये कलरलेस होगा ना, कलरलेस होता है। यस सर, कलरलेस कफ विथ तो जो कलरलेस कफ होगा, हाँ एक तरह से ये कलरलेस समझो। जी। हाँ, फीवर विथ नो पर्सपिरेशन, पसीना के बिना ही फीवर का होना। स्नीजिंग, डज नॉट लाइक कोल्ड, कोल्ड को पसंद नहीं करना। इचिंग इन थ्रोट, रनिंग नोज और स्टॉप्ड अप नोज। ऑक्सीपिटल हेडेक, ऑक्सीपिटल हेड के ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक होना, दर्द होना। बॉडी एक थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में दर्द होना। इसमें टंग दिखेगा थिन व्हाइट कोटिंग के साथ पतली टंग रहेगी। पल्स सुपरफिशियल पल्स रहेगी इसमें। फिर कॉजेज ऑफ डिजीज, a wind cold has affected the lungs, blocking the normal function. The cooling effect of the lungs is reduced. 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज में यह रोग का प्रथम चरण होता है, जबकि बॉडी में कोई भी डिजीज एंटर करने लगता है। यह शरीर की डिफेंसिव की पर बाहरी विंड कोल्ड का आक्रमण होकर ये सारे जो ऊपर जो बताए गए ये सारे लक्षण नजर आएंगे। कभी कभी कृत्रिम कारणों से भी शरीर पर विंड कोल्ड आक्रमण करता है, जैसे हम एयर कंडीशन में हो या कूलर में ज्यादा रहना, ऐसे केस में भी विंड कोल्ड का बॉडी पर अटैक होता है। जब शरीर की डिफेंसिव की कमजोर होने लगती है तब व्यक्ति को सर्दी लगती है, और ऐसे में हम ट्रीटमेंट देंगे LU7, LI4, UB12, GB16, CB17, इन सबको हम सेडेट करेंगे। सेकेंड नंबर पर है हाँ, अटैक ऑफ ये पहले पॉइंट समझ लीजिए। कॉमन कोल्ड है, फीवर विद नो पर्सपिरेशन, फीवर तो हो लेकिन कोई पसीना ना आए, स्नीजिंग होगी, और कफ विद कलरलेस एक्सपेक्टोरेशन। ये वाला 3-4 जो है मेन हो, और चीजें मेन हो या ना हो, लेकिन 3-4 चीजें मेन होगी। आर्टिफिशियली जो है बहुत होता है, गर्मी में एयर कंडीशन की वजह से आपको ये वाला हो सकता है। फिर सेकेंड नंबर पर है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट इन लंग्स। इसके मेन सिम्टम है फीवर विथ स्लाइट स्वेटिंग, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ थिन येलो म्यूकस, डज नॉट लाइक कोल्ड, इसमें ठंड को नहीं पसंद करना। पेन इन चेस्ट रेडिएटिंग टू बैक, तो पीछे बैक तक पहुंच जाए, ऐसा चेस्ट में दर्द हो ऐसा हो। ड्राई नोज, ब्लडी और पर्पुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्रेशन फ्रॉम नोज, मूवमेंट ऑफ नोस्ट्रिल्स, ड्राई हार्ड मेल्डोरस feces, small quantity of reddish urine, intense thirst, hot feverish skin, sore throat, headache and tonsil. टंग इसमें नजर आएगा रेड टंग विथ थिन येलो और व्हाइट कोट, और पल्स इसमें होगा रैपिड पल्स। फिर कॉज ऑफ डिजीज, अ विंड हीट हैज affected the lungs, blocking the normal function. The cooling effect on lungs is affected. 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज में यह रोग का प्रथम चरण होता है। शरीर की डिफेंसिव की पर बाहरी विंड हीट का आक्रमण होकर उपरोक्त लक्षण या ऊपर में मेंशन किए हुए लक्षण नजर आएंगे। जब व्यक्ति की डिफेंसिव की कमजोर होगी तो व्यक्ति को सर्दी गर्मी लग सकती है। कभी कभी भोजन बनाने वाले को भट्टी की गर्मी और फर्नेस में काम करने वाले लोगों को भी गर्मी के कारण विंड हीट का आक्रमण हो जाता है, और ऐसे में ट्रीटमेंट हम देंगे ग्रुप ए में ट्रीटमेंट देंगे LU11, LI4, LI11, GB14, UB12, GB20, GB16, इन सबको हम सेडेट करेंगे। और ग्रुप 2 में प्रोटोकॉल है LU5, LU6, LU9, इन सबों को हम सेडेट करेंगे। तीसरे नंबर पर है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड ऑन लंग्स। एक्सटर्नल विंड का लंग्स पर अटैक होगा तब सिम्टम नजर आएंगे। यह स्किन के मध्य में शरीर में प्रवेश करती है। रोगी को ठंड और कपकपी लगती है, रोगी बाहर नहीं जाना चाहता है, छींके एवं खांसी आने लगती है, नाक बहने लगता है और सफेद बलगम निकलने लगता है। एक्सटर्नल विंड एवं शरीर की डिफेंसिव की आपस में लड़ते हैं, रोगी को ज्वर हो जाता है, और इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देंगे हम LU11, LU7, LI4, LI11, H5, UB60, इन सबको हम सेडेट करेंगे।
फिर 4th नंबर पर है अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड, कोल्ड एंड डैम्पनेस ऑन लंग्स। मतलब ह्यूमिडिटी के कारण जो सिम्टम होगा वह है सडन स्वेलिंग ऑन फेस एंड आई, विंड ग्रेजुअल कोल्ड, देखिए स्वेलिंग। विंड कोल्ड और डैम्पनेस में दो नोट कर लीजिए। बहुत सडन स्वेलिंग ऑफ फेस एंड आईज, जब ये होता है तो विंड कोल्ड डैम्पनेस का अटैक है। ग्रेजुअल स्वेलिंग ऑन द होल बॉडी, ब्रेथलेसनेस, कफ डज नॉट लाइक एयर, अब हमें रहना पसंद नहीं, स्कैंटी यूरिनेशन, और इसमें टंग नजर आएगा, व्हाइट कोटिंग विच इज स्लिपरी, पल्स इसमें होगा, फ्लोटिंग पल्स होगा। कॉजेज ऑफ डिजीज, जब शरीर के डिफेंस सिस्टम पर एक्सटर्नल विंड, कोल्ड एंड डैम्प तीनों एक साथ आक्रमण होता है तीनों का, तो इसमें फेफड़ा, रोमकूप का नियंत्रण, इसमें फेफड़े पर रोमकूप का नियंत्रण नहीं कर सकता है फेफड़ा, और तथा रोम छिद्र बंद होकर पसीना निकलना बंद हो जाता है, तथा लंग्स के की फ्लूइड को शरीर में नीचे की ओर प्रवाहित करने की क्षमता भी घट जाती है। ऐसे रोगी के चेहरे में एकाएक सूजन आ जाता है जो धीरे धीरे सारे शरीर में फैल जाता है। जब फ्लूइड नीचे की ओर प्रवाहित नहीं हो पाता है तो रोगी के पेशाब की मात्रा भी घट जाती है, जिससे शरीर के नीचे के भागों में धीरे धीरे सूजन आने लगता है। इस रोग के कारण शरीर पर विंड तथा कोल्ड तथा डैम्प तीनों का आक्रमण एक साथ होता है, और इसमें ट्रीटमेंट है LU7, LI4, LI6, LI7, UB12, UB13, CB9, इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे। LU7, LI4 रोम कूपों को खोलते हैं, LI6, 7, CB9 फेफड़े के फ्लूइड को नीचे की ओर बड़ी आंत तक ले जाते हैं, और UB12, UB13 शरीर के विंड कोल्ड को बाहर निकालते हैं। फिर 5th नंबर पर है लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फेल्गम, और इसके सिम्टम है एक्सेस वाइल्ड स्पूटम कमिंग आउट फ्रिक्वेंटली, हैवीनेस इन चेस्ट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डज नॉट लाइंग इन सपाइन पोजिशन, सपाइन पीठ के बल सो नहीं पाना, क्रॉनिक कफ कमिंग फ्रिक्वेंटली, रोगी सर को ऊंचे उठाकर सोता है या रात में बैठा ही रह जाता है, और इसमें टंग नजर आएगा, थिक वाइट कोटिंग विच इज स्टिकी, और पल्स वीक फ्लोटिंग फाइन पल्स। कॉज ऑफ डिजीज, यह दो कारणों से होता है। पहला है एक्सेस इंटरनल कोल्ड, दूसरा है एक्सेस फेल्गम रिटेन इन द लंग्स। फेल्गम बनाने का काम स्प्लीन करता है तथा स्टोर करने का काम लंग्स करता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा फेल्गम हमारे स्प्लीन के द्वारा ही बनाया जाता है और लंग्स स्टोर करता है। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी के कारण ज्यादा बलगम बनता है, इस चीज से कि जीभ पर मोटी सफेद परत आ जाती है। लंग्स की कमजोरी से बलगम फेफड़ों में रुका रहता है, इसमें छाती भारी हो जाती है तथा रोगी को पीठ के बल सोने में परेशानी होती है। इससे रोगी सर एवं छाती को ऊंचा करके सोता है अथवा बैठे बैठे ही सोता है, क्योंकि लेटकर सोने में उसके जितने भी बलगम है उसकी वजह से वो कंफर्ट फील नहीं करता है। सबसे पहले स्प्लीन की डिफिशियंसी होती है जो बाद में स्प्लीन यान डिफिशियंसी में बदल जाती है। लगातार बाहरी आक्रमण से स्प्लीन एवं लंग्स कमजोर हो जाते हैं तथा बलगम बनने लगता है। बच्चों को कुकुर खांसी हो जाती है तथा ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन एवं ठंडी तासीर के भोजन से बलगम बनता है, और इसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं P6, LU1, LU5, LU7, ST40, UB13, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद UB20 को टोन करके CB9 सेलेक्ट होगा, और CB12 टोन, CB70 एंड CB22 सेलेक्ट होगा। फिर है लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फेल्गम हीट, इसमें मेन सिम्टम है फॉल स्मेलिंग, एक्सेस येलो और ग्रीनिश स्पुटम, अस्थमा, बार्किंग कफ, हैवीनेस इन चेस्ट, रेड टंग विथ थिक स्टिकी येलो कोट, और पल्सेस इसमें होगा रैपिड फुल। कॉज ऑफ डिजीज, यह दो कारणों से होता है, एक्सेस इंटरनल हीट और एक्सेस फेल्गम रिटेन इन द लंग्स। इसमें अत्यधिक चिकनाई युक्त एवं गर्म तासीर का भोजन करने से यह रोग होता है। मसालेदार भोजन, तला हुआ मांस, शराब, गरम मसाला, मिर्च आदि गर्म तासीर के भोजन होते हैं। स्मोकिंग करने वाले तथा खैनी खाने वालों में भी यह रोग हो जाता है। तंबाकू गर्म तासीर की होती है और बाहरी विंड हीट के आक्रमण में कभी कभी यह रोग हो जाता है, तथा इसमें ट्रीटमेंट देंगे LU1, 5, 7, LU10, LI4, LI11, UB13, ST14, इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे और CB12 को टोन करेंगे।
जिसमें कि LU5 और LU10 फेफड़ों में से गर्मी तथा बलगम को निकालने का काम करता है। इसलिए इन सबको हम सेडेट करेंगे। लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फेलगम फ्लूइड, और इसमें मेन सिम्टम दिखता है कोट विथ वाइट वाटरी फ्रॉम स्पूटम, खांसी के साथ सफेद पानी जैसा फेन युक्त बलगम निकलना, ब्रेथलेसनेस, स्प्लैशिंग साउंड इन चेस्ट, छाती से खखड़ाहट की आवाज निकलना, चिलनेस, कंपकपाहट, और टंग इसमें नजर आएगा, पीली जीभ पर गाढ़ी चिमरी परत, और पल्स है इसमें बिग एंड फाइन पल्स होगी। कॉज ऑफ डिजीज, इसमें कॉजेज ऑफ डिजीज, इसका कारण लंग्स एवं स्प्लीन की क्रॉनिक डिफिशियंसी होकर आई कमजोरी होता है। बूढ़े एवं प्रौढ़ों को यह रोग होता है तथा चिकनाई युक्त एवं ठंडी तासीर का भोजन का इसमें कम सेवन करना चाहिए। और इसमें ट्रीटमेंट देंगे LU5, ST40, CV9, इन सबको सेडेट करेंगे, और LU9, ST36, CV12, CV17, UB13 और UB37 इन सबको हम टोन करेंगे। तो सर इस तरह से ये लंग्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए चैप्टर को ये बहुत जरूरत पड़ती है इसकी, और हम लोग जैसे सर्दी गर्मी शुरू होती है वैसे ही लंग्स पर हम लोग पूछने लगते हैं, और उसके सिम्टम ऊपर के 3-4 सिम्टम मिल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि वही चीज है, उसमें बहुत घबराइए नहीं, क्योंकि जब भी कोई मौसम चेंज होता है तो हमेशा लंग्स को असर करना पड़ता है और वही प्रभावित होता है। तो आप उसमें 3-4 सिम्टम ऊपर के मिल रहे हो टॉप के, तो आप उससे मान लीजिए कि यही चीज है। ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम मिले, लेकिन 3-4 सिम्टम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी वही सिम्टम बता देते हैं कि हाँ ये रोग है। आप वो पॉइंट लगाइए, मुश्किल से आपको 2-3 दिन लगाना पड़ेगा, 3 दिन लगाना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट होते हैं वो, कोल्ड के हीट के, बस वही अंतर कर लीजिए। कोल्ड में क्या, हीट में थोड़ा सा वार्म होगा, लेकिन जहाँ फ्लेम वाला है ये थोड़े से कठिन वाले होते हैं, इनके पॉइंट्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि वो जहाँ पर ह्यूमिड वगैरह कंसेप्ट है वो अटैक जो है आपको हमेशा। क्या हुआ सुशील, क्या हो गया आज? सुशील की आवाज बहुत आ रही है। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल सर, पढ़ेंगे सर। पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से आपको ज्ञान जब होगा, देखिए अपनी इतना ज्ञान भरा पड़ा है किताबों में, आप केवल उसके सिम्टम समझ लीजिए, 3-4 सिम्टम केवल, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 10 सिम्टम है, 3-4 सिम्टम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि अनुभव से कि भाई गर्म है तो क्या होगा, थोड़ा टेम्परेचर होगा, सर्दी होगी तो टेम्परेचर होगा, ऐसे इस तरह करके उसमें अगर गर्म वो कहीं गर्मी लगी है तो कहीं जो है फ्लेम जो है, जो आपका कफ आएगा तो कफ थोड़ा सा पीला आ जाएगा, अदरवाइज पानी की तरह होगा, ठंडक लगी है तो ऐसे से हम लोग थोड़ा सा अंतर करेंगे, और बस यही है कि ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे ज्ञान को, ट्रांसफर बहुत जरूरी है, ट्रांसफर जरूर करिए, आपस में बताइए, डिस्कस करिए, तो उससे क्या होगा, अगर केवल सिम्टम आप डिस्कस करो तो बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी, उससे जो है हम लोग ज्ञान को बढ़ाएंगे। और इसी तरह खेमका सर के सपने वही हैं जो हम लोग जानते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा देते हैं। अभी हम लोग थैंक यू सर। वीडियो को बंद करते हैं।